वैदिक कालीन राजनीति का विकास ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ होता है और उत्तर वैदिक काल तक जारी रहता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इस समय की राजनीतिक संरचना जनजातीय और राजा प्रधान थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थायी राज्य व्यवस्था और अधिक सुसंगठित शासन प्रणाली का विकास होने लगा था। नमस्कार, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति का आधार जनजातीय संरचना थी। समाज को जन और विश दो रूपों में विभाजित किया गया था, जिसमें जन एक जनजातीय अथवा समूह को संदर्भित करता था और विश इस समूह के भीतर के उप समूह हुआ करते थे। राजा, सभा, समिति और पुरोहित वर्ग इस समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाइयां थे। हालांकि राज्य मूलतः जन आधारित था, न कि क्षेत्र आधारित। यहाँ राजा को जनस्य गोप कहा जाता था और उसका मुख्य कार्य युद्ध करना और अपने कबीले की रक्षा करना था। वह जनजाति का नेता अवश्य था, परंतु सर्वसत्तावादी नहीं। उसकी शक्ति सभा और समिति के परामर्श पर आधारित होती थी। राजा का मुख्य भूमिका जन की सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना था। इस समय तक कर व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। कर के रूप में एकमात्र कर बलि की चर्चा होती है, किंतु यह भी एक स्वैच्छिक कर था, अनिवार्य नहीं। राजकीय आय का प्रमुख स्रोत युद्ध की लूटपाट से प्राप्त धन में हिस्सा हुआ करता था। राजकीय आय सीमित होने के कारण स्थायी सेना तथा रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास नहीं हो पाया। युवराज, पुरोहित, सेनानी, विषपति, पूरक इत्यादि जैसे कुछ अधिकारियों का विवरण भी इस समय प्राप्त होता है। सभा, समिति, विदथ एवं गण जैसी संस्थाओं द्वारा राजपद की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता था। सभा वरिष्ठ जनों की परिषद होती थी, जबकि समिति सामान्य लोगों की संस्था। जहां विदथ नामक संस्था सैनिक कार्यों से संबद्ध थी, वहीं गण नामक संस्था एक सामान्य गणतंत्र का बोध कराती है। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की इकाई की जब भी बात होती है तो सबसे छोटी इकाई के रूप में कुल समझ में आता है। कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश तथा विश के ऊपर जन हुआ करता था। ऋग्वेद में जन की चर्चा तो होती है, किंतु जनपद शब्द की चर्चा का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ। बदलते समय के साथ ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल में आकर जनजातीय संरचना काफी हद तक टूट गई तथा क्षेत्र पर आधारित राज्य व्यवस्था का विकास हुआ, जैसे कुरु, पांचाल, श्रावस्ती, काशी इत्यादि क्षेत्रीय राज्यों का बोध कराते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक मजबूत हो गई। इस समय राजा सर्वजनीय, सर्वभूपति तथा एकराट जैसी उपाधियां ग्रहण करने लगा था तथा राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे यज्ञों का आयोजन भी करने लगा था। इस समय ऋग्वैदिक काल की तुलना में कर की व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो चुकी थी। पहले जो बलि नाम का कर ऐच्छिक था, अब अनिवार्य हो चुका था। इसके अतिरिक्त भाग एवं शुल्क जैसे कर भी लिए जाने लगे थे। जहां भाग भू राजस्व कर था, वहीं शुल्क चुंगी कर के रूप में लिया जाता था। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था में काफी सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी आवश्यक संसाधनों की कमी बनी रही, जिसके कारण इस काल में भी स्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हो सका। फिर भी ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में जहां विदथ एवं गण जैसी कबायली संस्थाएं लुप्त हो चुकी थीं और सभा, समिति जैसी संस्थाओं ने भी अपनी शक्ति और महत्व को खो दिया था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी प्रशासन की इकाई सबसे छोटी कुल थी,
किंतु सबसे बड़ी इकाई के रूप में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। वैदिक कालीन राजनीति ने भारतीय शासन प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यवस्था आगे चलकर महाजनपद काल और मौर्य काल में और भी परिपक्व हो गई।